सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका रोज स्टडी पॉइंट में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, उन सब में जीएस में एक सब्जेक्ट आपका कॉमन रहेगा, करंट अफेयर। यानी कि आप एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर के सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर की सीरीज। और सीरीज शुरू कहाँ से कर रहे हैं? मई 2026, यानी कि पिछला महीना जो बीता है, हम वहीं से क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने का तरीका हमारा क्या होगा? पहले हम क्वेश्चन को लेंगे, उससे संबंधित जितने भी हमारे फैक्ट होंगे उनको पढ़ेंगे, और साथ में उससे संबंधित जितना भी स्टैटिक जी का होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी क्लास में बने रहें, क्लास को ध्यान से देखना है, क्योंकि करंट अफेयर डेली आपको पढ़ना है। और डेली क्लासें हमारी मिल जाएंगी सुबह 8 और 9 बजे के बीच आपको। तो डेली करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और कुछ हमारे साथी ऐसे रहते हैं कि महीने के खत्म में पढ़ लेंगे या एग्जाम के समय पढ़ लेंगे, तो ऐसा देखिए बहुत कम चांस होते हैं कि आप लोग सब रिवाइज कर पाओ। अगर डेली आधा घंटा निकाल कर आप पढ़ोगे तो समझ लीजिए आपका जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, ये सब चीजें आपकी बेहतरीन होने वाली हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू होने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, बाकी शेयर करना क्लास को, अच्छी लगे तो अपने बाकी मित्रों में भी। तो देखिए, आज का पहला सवाल होगा हमारा, जैसे हमने क्लास शुरू करी है तो आज की क्लास का जो पहला सवाल साथियों रहेगा हमारा ये है कि हाल ही में किस तिथि को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया आप लोगों से। और ये कब मनाते हैं? तो 30 अप्रैल को मनाते हैं। याद रखना, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 30 अप्रैल को। और इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्वेश्चन में अगर ये भी आपको दे दे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, तो भी बताओगे 30 अप्रैल को। और इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची शहर से शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना आप लोग कि आयुष्मान भारत की शुरुआत कहाँ से हुई? झारखंड के रांची शहर से हुई। बात क्या होगी इसमें कि यह विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्तीय पोषित स्वास्थ्य सेवा पहल है। यानी कि स्वास्थ्य सेवा के लिए ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है, भारत में नहीं पूरे विश्व में। इस योजना में सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बदलाव इसमें किया गया है कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना में शामिल कर लिया गया है। यानी कि जो 70 साल के हैं या पार कर चुके हैं वो सब के सब इस योजना में आ चुके हैं। तो साथियों ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा संपन्न किया गया है? यानी ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे तो किन्होंने किया भैया? नरेंद्र मोदी जी, यानी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इसकी उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। और आयोजन कब हुआ था इसका? 29 अप्रैल 2026 को राज्य के हरदोई जिले में किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि किस जिले में किया है, तो हरदोई, याद रखना आप लोग, हरदोई में किया गया है। और इस सड़क परियोजना को गंगा एक्सप्रेस का नाम दिया गया है, जो मेरठ से लेकर कहां तक? प्रयागराज। यानी मेरठ को कहां से? प्रयागराज से ये जोड़ता है। तो तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये कब हुआ, कहां पर हुआ, और ये जो आपका एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक है साथियों? तो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक। बात करें इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर है। और लागत इसमें लगभग 36,230 करोड़ रुपए लगा है। इसके तहत शाहजहांपुर के पास में लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, ध्यान रखना। कहां से? शाहजहांपुर में ये पट्टी बनाई गई है। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की सदस्यता छोड़ने का ऐलान किया है? देखिए, ओपेक एक संस्था ऐसी है जिसका संबंधित पेट्रोल से है, यानी पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम पदार्थों का ये संगठन है। और उसमें से कौन सा देश निकल गया अभी? तो यूएई, जिसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। देश का नाम क्या हो गया? यूएई, मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात। और फैसला इन्होंने कब लिया था? अप्रैल 2026 में लिया था, ठीक है। और मई, यानी कि 1 मई 2026 से पूरी तरह ये प्रभाव में आ गया है। यानी कि जो फैसला, जो डिसीजन यूएई ने लिया था उसको 1 मई को लागू कर दिया कि भाई हम इस संगठन से बाहर हो रहे हैं। तो यूएई ने अपनी घरेलू ऊर्जा रणनीतियों को सर्वोपरि रखते हुए यह ऐतिहासिक कदम उठाया है।
इसके अलावा देश के दीर्घकालीन आर्थिक हितों को सुरक्षित करना भी इस फैसले का मुख्य कारण है। पेट्रोलियम निर्याती देशों के संगठन ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। कहां पर? इराक के बगदाद शहर में। मुख्यालय कहां पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी इसका वियना में। तो ये क्वेश्चन भी स्टैटिक जीके में आपके बनते हैं कि ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? तो वियना में है। और वियना कहां पड़ता है साथियों? ऑस्ट्रिया में पड़ता है। और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी इराक के बगदाद शहर में। और अब यूएई इससे बाहर हो चुका है, ये भी याद रखिए। आगे देखते हैं। यूरोप महाद्वीपीय की पहली पूर्ण रूप से एकीकृत लिथियम परियोजना का शुभारंभ किस देश में किया गया है? तो ये साथियों किस देश में किया गया है? ये किया है फिनलैंड में। तो फिनलैंड के द्वारा ये किया गया है। देश हो जाएगा फिनलैंड। और इस परियोजना के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 15,000 टन लिथियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और आप जानते हो लिथियम आजकल किस प्रयोग में आ रहा है? बैटरी वगैरह में। मुख्य उद्देश्य क्या होगा? लिथियम आपूर्ति के लिए एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों पर यूरोप की निर्भरता को घटाता है। इसके जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी के जरिए बैटरी आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। जितनी भी बैटरी की स्कूटी, कार वगैरह ये सब चीजें अब आने लगी हैं, उन सब में लिथियम का प्रयोग होता है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप का एक प्रमुख देश है जिसकी राजधानी हेलसिंकी है, याद रखना। और मुद्रा इसकी क्या है? यूरो। जो देश सुर्खियों में रहते हैं उनकी ही राजधानी, उनकी मुद्राएं पूछी जाती हैं। तो हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ में। तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और मुद्रा वहां की क्या है साथियों? तो यूरो है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम एकीकृत पुनर्चक्र यानी कि रिसाइकलिंग संयंत्र हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है भाई? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश में ये किया गया है। और बात करें उत्तर प्रदेश का शहर पूछेगा तो बुलंदशहर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी के एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू किया गया है? तो बुलंदशहर में, याद रखना। और इस महत्वपूर्ण परियोजना का विकास रॉकलिंग इंडिया नामक कंपनी द्वारा किया गया है, याद रखना, रॉकलिंग कंपनी इंडिया। इस प्लांट की लिथियम आयन बैटरी पुनर्चक्र क्षमता 10,000 टन प्रति वर्ष होगी। और यह अत्याधुनिक प्लांट 95 विभिन्न प्रकार के बैटरी स्कोप को सफलतापूर्वक करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से सुरक्षित प्रबंधन की दिशा में इसे देश की एक और बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। तो क्वेश्चन आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनने का गौरव किसको हुआ है? देखिए भी, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बनी है? तो वो बनी है रितिका श्री, याद रखना। नाम क्या है? रितिका श्री। तो नाम रितिका श्री हो जाएगा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो याद रखना, तमिलनाडु की रहने वाली है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा कि इनका संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। बात करें, 31 वर्षीय रितिका ने अब तक सेलम और कोयम्बटूर सर्किट के क्रिकेट मैचों में एम्पायरिंग की भूमिका निभाई है। रितिका ने 2021 से आधिकारिक तौर पर एम्पायरिंग के क्षेत्र में कदम रखा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की पहली महिला क्रिकेट एम्पायर बनने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की किसको भैया? कैथी क्रॉस के नाम दर्ज है। तो ये क्वेश्चन भी तुम याद रख सकते हो स्टैटिक जीके में। उसके अलावा देखिए, वहीं पुरुषों के वनडे यानी जो वनडे क्रिकेट वनडे होता है ना, यानी एक दिवसीय जो मैच होते हैं क्रिकेट में, एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला ऑस्ट्रेलिया की, नाम क्या है उनका? तो क्लेयर पोलोसाक है। तो याद रखना आप लोग कि वनडे मैचों में महिला एम्पायर सबसे पहले कौन बनी थी? तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसो, इन्होंने एम्पायरिंग की थी वनडे मैचों में। आगे देखते हैं, हाल ही में जस्टिस लीसा गिल को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? अब ये क्वेश्चन देखो और भी इंपॉर्टेंट है आपका। जस्टिस लीसा गिल, इनको बनाया गया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। और आप जानते हो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है, याद रखना आप लोग। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के इतिहास में यह पद संभालने वाली ये पहली महिला बनी है। और जो भी पहला होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहली महिला बनना किसी भी क्षेत्र में। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं। उन्होंने आधिकारिक रूप से 25 अप्रैल 2026 को अपना पदभार ग्रहण किया है। और इस नियुक्ति से पहले वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्यरत थी। भारत के इतिहास में किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ थी। ये भी याद रखना आप लोग, कौन थी? लीला सेठ थी। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनने के गौरव किनको भैया?
एम फातिमा बीबी को प्राप्त है। यानी दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। किसी भी उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन हो गई? लीला सेठ हो गई, और सर्वोच्च न्यायालय में हो गई फातिमा बीबी। और अगर बात करें आंध्र प्रदेश से तो बन चुकी ही। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, हाल ही में किस देश के धावक सेबेस्टियन नसावे ने आधिकारिक मैराथन को 2 घंटे से भी कम समय में पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? यानी कि 2 घंटे से पहले ही उन्होंने ये प्रतियोगिता जीत ली है। तो वो केनिया, कहाँ के रहने वाले हैं? तो याद रखना, केनिया के रहने वाले हैं। विश्व रिकॉर्ड बना दिया है तो देश केनिया होगा। उन्होंने 42.195 किलोमीटर यानी कि 26.2 मील की इस कठिन दौड़ को 2 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लिया है। यानी कि 26 मील की दूरी को इन्होंने 2 घंटे में तय कर लिया है। और सेबेस्टियन ने यह मैराथन केवल 1 घंटा 59 मिनट और 30 सेकंड में पूरी की है। इस ऐतिहासिक दौड़ में उन्होंने इथियोपिया के दिग्गज धावक, इनको भैया योमिफ केजेल्चा को पीछे छोड़ दिया है। और इथियोपिया के योमिफ केजेल्चा ने यह दौड़ 1 घंटा 59 मिनट 41 सेकंड के साथ पूरी की। यानी केवल डिफरेंस कितने का है? देखिए 11 सेकंड का है। कितने का? तो आप समझ सकते हो कि 11 सेकंड की वैल्यू क्या है। विश्व रिकॉर्ड बन जाता है सेकंडों में। तो अपनी तैयारी को आप लोग, अपनी तैयारी का 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी आप लोग खराब नहीं करना है। अपनी पूरी मेहनत, पूरा समय आपकी पढ़ाई में लगाना है। तो आप समझ सकते हो 11 सेकंड का डिफरेंस से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो ये क्वेश्चन देखो कई बार एग्जाम में आता है, स्टैटिक जीके में भी। तो कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं। याद रखिएगा, 1 मई को मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाते हैं। थीम क्या रहेगी? सभी के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। ये इस साल की थीम रहेगी 2026 की। बात करें शुरुआत कब हुई थी? 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुए ऐतिहासिक हेमा कार्केट मामले से ही मानी जाती है। इसकी शुरुआत किसको भैया? हेमा कार्केट मामले से मानी जाती है। उस दौरान मजदूर वर्ग को 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर भारी आंदोलन करना पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। और भारत में 1 मई का दिन जो है महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी आपको पता होगा कि 1 मई 1960, बता दूं मैं आपको, 1 मई 1960 को इन दोनों राज्यों की स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र की और गुजरात की। दोनों याद रखना आप लोग, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। आगे देखिए, नवाचार और समावेशिता पर आधारित 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया है? तो ये साथियों किया गया है चंडीगढ़ में। कहाँ पे किया गया है? चंडीगढ़ में। तो कहाँ पर हुआ है? चंडीगढ़ में। आयोजन की बात करें तो 30 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। और थीम क्या रहेगी इसकी? नवाचार और समावेशिता, भारत के स्वास्थ्य भविष्य को आकार देने वाली सर्वोत्तम पत्तियां। तो इतना ही तुम याद रख सकते हो, नवाचार और समावेशिता। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ये भी याद रखना। और इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनाई गई सफल कार्य प्रणालियों को प्रदर्शित करना है। इसके साथ ही इन नवीन स्वास्थ्य प्रणालियों को पूरे देश में लागू करने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन आपका अच्छा है, बन सकता है। कहां पर हुआ है ये? तो चंडीगढ़ में हुआ है। और कब से कब तक? 30 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। इसकी थीम इंपोर्टेंट रहेगी। और किसने उद्घाटन किया है? JP नड्डा, जो परिवार कल्याण मंत्रालय इनके पास। इसरो ने किस देश के साथ मिलकर अपने आगामी चंद्रयान 5 मिशन के लिए स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? यानी कि भाई जो चंद्रयान 5 इसरो किसके साथ मिलकर पूरा करने वाला है? तो जापान के साथ। याद रखना साथियों, जापान और भारत, है ना, दोनों मिलकर। तो आगामी चंद्रयान 5 मिशन, जिसे ल्यूपेक्स का मतलब हो जाएगा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन भी कहा जाता है, के लिए किया जा रहा है। इस अंतरिक्ष मिशन को जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया जाएगा। तो याद रखना आप लोग, तानेगाशिमा स्पेस सेंटर कहाँ का? ये साथियों है जापान का। कहाँ का है? जापान का। प्रक्षेपण के लिए जापान के शक्तिशाली H3 रॉकेट का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो ये रॉकेट का नाम भी याद रखना, H3। मुख्य लक्ष्य क्या होगा? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पानी की मौजूदगी की जांच करना। यानी कि
कि दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पानी की मौजूदगी का पता लगाना, ये लक्ष्य रहेगा। और इसरो मिशन के लिए स्वदेशी लैंडर विकसित होगा, जबकि देखिए जेक्सा इस मिशन के लिए रोवर का निर्माण करेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। इसरो लैंडर का निर्माण करेगा और जबकि जेक्सा किसका भैया, रोवर का विकास करेगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आप लोगों से। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलोर है। और मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना का जो श्रेय वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखना। द्विपक्षीय डाइबलिंग युद्धाभ्यास यानी कि डाइवेक्स 2026 का आयोजन हाल ही में किन किन देशों के बीच हुआ? देखिए भारत और किसके बीच में होता है? तो याद रखना भारत और श्रीलंका। ठीक है, ये किन के बीच होता है? तो साथियों याद रखना भारत और श्रीलंका। तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका, सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच ही हुआ है, यानी कि ये एक नौसेना अभ्यास है जो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। यह महत्वपूर्ण अभ्यास 21 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चला। संस्करण कौन सा था? चौथा। आयोजन बात करें श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुआ। और भारत की ओर से गोताखोरी सहायता और पनडुब्बी बचाव पोत INS निरीक्षक ने दोनों देशों की टीमों के साथ में हिस्सा लिया था। इस अवसर पर भारत ने पड़ोसी पहले नीति और आरोग्य मैत्री कार्यक्रम के तहत श्रीलंका को 2 भीष्म क्यूब्स यानी अत्याधुनिक पोर्टेबल चिकित्सा इकाइयां भी सौंपी हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि भारत ने हाल ही में 2 बीम्स क्यूब्स किसको सौंपे हैं? तो किसको? श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका में सैन्य अभ्यास, इसके अलावा देखिए सेलाइनेक्स होता है और उसके अलावा मित्र शक्ति, ये दोनों भी सेलाइनेक्स और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी स्वतंत्र AI नीति 2026 को लागू किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने अपनी नीति लागू कर दी है और इस नीति को 29 अप्रैल 2026 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस फैसले पर मोहर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो हैं उन्होंने लगा दी है। इस नीति का प्राथमिक लक्ष्य 2031 तक राज्य में 10,000 करोड़ का नया निवेश होगा। इसके जरिए युवाओं के लिए 1.5 लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। आगे चलते हैं। भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से शामिल हुआ है? कौन सा देश शामिल हुआ है? तो जॉर्डन। याद रखना जॉर्डन देश शामिल हो चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और फ्रांस को, ठीक है, 2026 तक ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है। अब देखिए ISA का अध्यक्ष भी भारतीय है और भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर ही इसकी शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का मुख्य लक्ष्य क्या होगा? 2030 तक सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश जुटाना। इस संगठन ने 2030 तक इस क्षेत्र में 1000 अरब डॉलर से अधिक का वैश्विक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 30 नवंबर 2015 को और मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मतलब मुख्यालय हैं उनमें से एक मुख्यालय अपने यहाँ भारत में है और कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो उसका नाम है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, अपने बाकी मित्रों में शेयर भी करना, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है तो इस क्लास में मैंने केवल 15 क्वेश्चन ही लिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शहरी सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए कौन सा विशेष मिशन शुरू किया है? तो कौन सा किया है? सक्षम। तो याद रखना सक्षम। तो मिशन सक्षम, सक्षम का पूर्ण रूप क्या होगा? सहकारी बैंक क्षमता निर्माण। ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि सक्षम का मतलब कि पूर्ण नाम बताओ। मुख्य फोकस क्या रहेगा? बैंक कर्मचारियों और बोर्ड के सदस्यों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने पर है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल मिलाकर 1.40 लाख से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए पारंपरिक कक्षाओं के साथ साथ ई-लर्निंग यानी ऑनलाइन माध्यम का भी उपयोग किया जाएगा। तो ये साथियों आज के 15 सवाल थे जो हमारी पहली क्लास थी। तो पहली क्लास में देखिए आज के 15 सवाल ही हैं और उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ भी गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। इसकी PDF कहाँ मिलेगी आपको? तो साथियों इसकी PDF मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि रोहित स्टडी पॉइंट पे। हमारा एप्लीकेशन भी है, आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं रोहित स्टडी पॉइंट, उसको डाउनलोड कर लीजिए। जितना भी मैं कंटेंट आपको पढ़ाने वाला हूँ वो सबकी PDF आपको वहीं पर मिलेगी यानी हमारे एप्लीकेशन पर। तो सभी साथी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वहाँ हमारी
प्रीमियम कंटेंट आपको मिलेगा। इससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक जीके होगा, जितनी पीडीएफ होंगी, अभी कल से हमारी क्लास में मैथ्स रीजनिंग की शुरू हो जाएंगी, तो सब जो आपको चीज़ें मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। तो साथियों, ये हमारी मई महीने की पहली क्लास थी, यानी कि मई महीने से हम करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। तो अभी हमने 1 या 2 मई का करंट अफेयर पढ़ा है, जो कुछ क्वेश्चन इसमें अप्रैल के अंतिम दिनों के भी आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने बाकी मित्रों में शेयर करना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हर दिन आपको ऐसा ही कंटेंट मिलने वाला है करंट अफेयर का। तो आज क्वेश्चन कम थे, लेकिन कल से आपके 25 से 30 क्वेश्चन हम पर डे लिया करेंगे क्लास में। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं कल।